हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इसका हम 6th एडिशन पढ़ रहे हैं और इसके जो ऑथर है वो है रामेश एल मसारी और श्यामकांत बिनवते। ठीक है, तो हमको इनके जो ऑथर है उनके नाम पता होने चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि हम जो बुक पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उनके ऑथर कौन है। ठीक है, सब अभी एक वीडियो हमने इसकी कवर करी थी जिसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट कवर किया था। अब हम चैप्टर सेकंड कवर करेंगे और हम इसकी सीरीज को खत्म कर देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट एंड उसके आर्किटेक्चर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस है ना, डीबीएमएस का जो आर्किटेक्चर है हैज इवॉल्व फ्रॉम अर्ली मोनोलिथिक सिस्टम। मोनोलिथिक सिस्टम मतलब आप जानते हो जहां पर सिर्फ एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम पे वर्क किया जाता है। ठीक है, वेयर द वोल सिस्टम इज वन टाइटली इंटीग्रेटेड सिस्टम, यानी एक ही सिस्टम होता है। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न डीबीएमएस है वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है ना। तो समझ में आ गया कि मतलब अर्ली में हम मोनोलिथिकल सिस्टम को यूज करते थे, जो कि मोनोलिथिकल मतलब एक थे ना, वन ओनली। और मॉडर्न में हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने टाइप के सर्वर्स हो जाते हैं, जैसे वेब सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, फाइल सर्वर्स हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, है ना। तो ये सारे सर्वर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो दो टाइप्स के मॉड्यूल्स पे डिपेंड करता है, दैट कुड बी क्लाइंट मॉड्यूल और सर्वर मॉड्यूल। तो समझते हैं कि क्लाइंट मॉड्यूल क्या होता है। तो क्लाइंट मॉड्यूल वो होता है जो रन ऑन यूजर वर्क स्टेशन या पर्सनल कंप्यूटर, मतलब वो मॉड्यूल जो यूजर के पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन पे वर्क करता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे क्या बोल रहा है कि एंड हम बोल सकते हैं कि यूजर इंटरफेस पे रहता है जो डेटाबेस रन ऑन क्लाइंट मॉड्यूल, है ना। मतलब क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम या एक ऐसा यूजर इंटरफेस जो एक्सेस कर सकता है डेटाबेस क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल्स को। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, ये यूजर फ्रेंडली होता है और जीयूआई बेस्ड होता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब सेकेंड चीज आती है सर्वर मॉड्यूल की बात करते हैं। तो देखो सर्वर मॉड्यूल जो है, हाँ मतलब वही चीज कि हमने पहले समझ लिया कि जो मतलब जो यूजर इंटरफेस और उसको हैंडल करता है वो हमारा क्लाइंट मॉड्यूल होता है, और जो जीयूआई को हैंडल करता है वो सर्वर मॉड्यूल होता है। ठीक है, ये भी एक यूजर फ्रेंडली मॉड्यूल ही है। ठीक है, टिपिकली हैंडल्स डेटा स्टोरेज, एक्सेस, सर्च एंड अदर फंक्शंस का काम ये करता है। ठीक, तो हमको दो टाइप के मॉड्यूल पता होना चाहिए। डेटा मॉड्यूल्स स्कीम्स एंड इंस्टेंसेस के बारे में समझते। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो आप जानते हैं, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, रेफर्स टू सबट्रैक्शंस ऑफ डिटेल्स ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन स्टोर एंड हाईलाइटिंग ऑफ द इसेंशियल फीचर्स फॉर इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। इट्स लाइक मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं भी तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर रही हूँ। एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखो, इट्स लाइक कि आपके पास इतना सारा डेटा है लेकिन मैंने हाईलाइट की है यहाँ से लेके यहाँ तक की चीजें, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इसेंशियल जानकारी को ही क्या कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। दैट्स इंपॉर्टेंट है ना, ताकि हम अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो ये क्या है, एक प्रकार का डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब डेटा मॉडल की डेफिनेशन समझते हैं। तो ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ऐसा कलेक्शन कॉन्सेप्ट का जो हमारे स्ट्रक्चर डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता हो वो हमारा डेटा मॉडल कहलाता है। ठीक है, प्रोवाइड द नेसेसरी मीन्स एब्स्ट्रैक्शन, है ना, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। अब बाय स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस वी मीन डेटा टाइप। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस से क्या समझू, तो वो होता है डेटाबेस, रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट्स, है ना। तो ये एक क्वेश्चन है, हम में ना हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बट वी कैन से दैट कि ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। कैसे कि हम डेटा मॉडल की डेफिनेशन बच्चों को पता ही नहीं कि व्हाट इज डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल अपने आप में एक अच्छी डेफिनेशन डिस्क्राइब करता है। वी कैन से दैट कि ये एक स्ट्रक्चर होता है किसी डेटाबेस का और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शंस होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस से हम क्या मतलब समझते हैं, इट्स लाइक अ डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट्स, है ना। तो ये सारी चीजें देखो, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं और मे बी पॉसिबल कि ये अपने आप में एक बहुत लॉन्ग चैप्टर हो सकता है, पर मैं नहीं चाहती कि बच्चे अलग अलग वीडियो में जाए। वन ट्यूटोरियल में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, तो इसीलिए वीडियो लॉन्ग चली जाती है। और मुझे ऐसा मतलब मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि अब शॉर्ट वीडियो बनाए, बट आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि मैं अगर 4 वीडियो भी बनाऊंगी तो आपको बार बार अलग अलग करके देखनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप जैसे एक टॉपिक खत्म होता है तो आप उसको रोक दें या तो फिर, है ना, क्योंकि हमको एक वन ट्यूटोरियल में फटाफट ये खत्म करना है। उनमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। इसके अलावा
हम फालतू की जानकारी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल, ठीक है। कैटेगरीज कैसी हो जाएगी कि हम देखो मेरी बात सुनो, जो हम पढ़ रहे हैं या तो इस वीडियो को वो लोग देखेंगे जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो लोग देखेंगे जो पीजी लेवल पे। तो पीजी लेवल पे भी हमको अपने मन से ही लिखना पड़ता है, खाली हमको की पॉइंट्स याद होने चाहिए। आप एज इट इज लिखोगे ये मैटर नहीं करता है ना। एग्जाम्स में हमने भी एग्जाम्स दिए तो वहां पर भी हमने बस की पॉइंट्स याद रखे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 2.1 की टॉपिक पे, जो है कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल समझ लिए, अब उनकी कैटेगरी को देखते हैं कि हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल दो होते हैं, ठीक है। और एक होता है लो लेवल और फिजिकल डेटा मॉडल। मतलब हाई लेवल को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं, और लो लेवल को ही हम फिजिकल, है ना, फिजिकल डेटा मॉडल्स बोलते हैं। तो जो हाई लेवल है या कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है, वो कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड होता है, मेनी यूजर्स रिसीव डेटा, है ना, जो बहुत सारे डेटा का यूजर का डेटा रिसीव करता है। और लो लेवल की बात करें तो कैसे कि हाउ इट स्टोर द कंप्यूटर ऑन द स्टोरेज मीडिया। मतलब फिजिकल अगर वो रहेगा तो हमारा जो डेटा है एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मॉडल है और यहाँ पे क्या है, फिजिकल मॉडल है। तो ये किससे कनेक्टेड रहेगा, हमेशा एक स्टोरेज से, है ना, यहाँ पे स्टोरेज होगी, ठीक है। और हमारा जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है वो किससे, फिजिकल से कनेक्ट होगा। और अब हमको डेटा चाहिए तो पहले हमको फिजिकल स्टोरेज इसको फिजिकल मॉडल को देगा और फिजिकल मॉडल हमें देगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीजें वर्क करती है। आगे समझते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल यूज कॉन्सेप्ट सच एज एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। कॉन्सेप्चुअल में हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। इट्स लाइक एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंटिटी रिप्रेजेंट करती है एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को या कॉन्सेप्ट को। इट्स लाइक कि मान लो कि एक एम्प्लॉय है या एक पर्सन है, कोई भी किसी कंपनी में जॉब करता है ना। एट्रीब्यूट्स क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट सम प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरेस्ट इन फर्दर डिस्क्राइब द एंटिटी। वह प्रॉपर्टी जो मतलब हमारे एंटिटी को डिफाइन करती है। जैसे कि एंटिटी एक पर्सन हो गया तो एट्रीब्यूट्स, जैसे ये एंटिटी है, ठीक है, अगर एंटिटी, तो एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, उसकी पर्सनालिटीज, उसकी चीजें, जैसे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो हम कह सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर ये चीजें हो जाएगी कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एम्प्लॉय का नाम हो गया, उसकी सैलरी हो गई, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, दैट कुड बी डिफाइंड बाय, है ना, एट्रीब्यूट। अब आगे समझते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। तो दो या दो से अधिक एंटिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है एंटिटीज को, है ना। अगर हम दो एंटिटी है, मान लो यहाँ पर मैंने एक और एंटिटी बना दी है, ठीक है, और ये हमें इसको यहाँ पर हमने कोर्स बना दिया, ठीक है। तो हम एक दूसरे से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हम अगर जो बनाएंगे वो होगा हमारा रिलेशनशिप, है ना। ये रिलेशनशिप डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्क ऑन अ रिलेशनशिप, जैसे मैंने यहाँ पे कोर्स से बना दिया, तो अगर या फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट ले लिया और उसको कोर्स से रिलेट कर दिया कि कौन से कोर्स में वो डिफाइन करता है ना। तो इस टाइप से समझ में आ गई। अब हम बोल सकते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एक पॉपुलर हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है, क्योंकि डेटा मॉडल के भी टाइप होते हैं। तो इसका एक टाइप है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो हम चैप्टर 7 में भी पढ़ेंगे, बट हम इसको खाली डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो आ गया समझ में। अब चैप्टर 8 में हम डिस्क्राइब करेंगे जनरलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन और कैटेगरीज एंड यूनियन टाइप्स, है ना, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्शंस हम कह सकते हैं। आगे समझते हैं डेटा मॉडल्स, रिलेशनल डेटा मॉडल एज वेल एज सो कॉल्ड एजेंसी डेटा मॉडल, द नेटवर्क हिरारिकल मॉडल, है ना। जैसे कि हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ते हैं, इसी टाइप से हम पढ़ते हैं रिलेशन डेटा मॉडल और हिरारिकल मॉडल। तो रिलेशन डेटा मॉडल क्या करता है, लेजेसी को बताता है। और नेटवर्क या हिरारिकल डेटा मॉडल जो होता है वो वाइडली यूज्ड पहले होता था, अब नहीं होता है बट पहले होता था, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल मतलब क्या, जो आरडीबी में हम पढ़ते हैं, इट्स लाइक टेबल के फॉर्मेट में, है ना, जिसके अंदर रो और कॉलम होता है, ठीक है। द एसक्यूएल स्टैंडर्ड फॉर रिलेशनल डेटा मॉडल, है ना, जो हम एसक्यूएल की क्वेरीज देते हैं, आजकल आपको पता है एसक्यूएल भी हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल रखते हैं ना, जैसे कि रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स, इस टाइप से। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल की बात करते हैं, तो जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लासेस के ऊपर बेस्ड है ना। तो जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजमेंट ग्रुप, इसको हम आगे भी कवर करेंगे। अब आता है फिजिकल डेटा मॉडल, डिस्क्राइब हाउ डेटा स्टोर फाइल्स इन अ कंप्यूटर बाय रिप्रेजेंटिंग सेंडिंग इंफॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड फॉर्मेट, रिकॉर्ड ऑर्डरिंग और एक्सेस पाथ। फिजिकल डेटा मॉडल क्या होता है, कैसे स्टोर करता है हमारे डेटा को, ये बताता है। हमारे इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आपने कोई फाइल है, जैसे मेरी ये पीडीएफ है,
किसी बुक की, तो ये पीडीएफ भी स्टोर है एज ए फाइल के रूप में। तो ये एक रिकॉर्ड फॉर्मेट के रूप में यूज है, रिकॉर्ड ऑर्डरिंग के, है ना। कैसे हम उसको एक्सेस पाथ कर सकते हैं। एक्सेस पाथ क्या होता है कि सर्च फॉर अ पर्टिकुलर डेटाबेस, हम उसको कैसे सर्च कर रहे हैं ना। जैसे मेरे को अगर सर्च करना है तो मैं टाइप कर दूंगी, दैट कुड बी डेटाबेस ना। इंडेक्स क्या होता है, हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। आप जानते हैं आपकी बुक के आगे इंडेक्स होता है, ऐसे ही हमारे इसके, जैसे कि यहाँ पर एक इंडेक्स है, ये इंडेक्स पेज है, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये आ जाएगा, तो हम इसको इंडेक्स पाथ कह सकते हैं। ठीक है। अब यूजिंग इंडेक्स अ टर्म, अगर टर्म या कीवर्ड से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई सर्च बार होगा तो मैं उस पर क्लिक करके फाइंड आउट कर लूंगी। अब समझते हैं स्कीमास, इंस्टांस और डेटाबेस स्टेट्स। ठीक है। जो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस एंड डेटाबेस इटसेल्फ, है ना। डेटा मॉडल क्या दिखाता है कि डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस या डेटाबेस खुद उसी का सारी चीजें बताते हैं, तो इसी डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, एनी डेटा मॉडल इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हर मॉडल, हर डेटा मॉडल का अपना एक डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन और डेटाबेस खुद का जो अपना डिस्क्रिप्शन होता है, उसी को हम डेटाबेस स्कीमास बोलते हैं। ठीक है। अब एक डिस्प्ले स्कीमास इज कॉल्ड अ स्कीमा डायग्राम। एक डिस्प्ले स्कीमा जो करते हैं हम उसको स्कीमा डायग्राम बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं स्कीमा डायग्राम के अंदर कुछ चीजें हैं कि सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्कीमा सच एज नेम ऑफ द रिकॉर्ड टाइप्स एंड डेटा आइटम्स एंड सम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो स्कीमा डायग्राम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं कि हम कुछ रिकॉर्ड टाइप पढ़ेंगे, डेटा आइटम्स पढ़ेंगे और सम टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। ठीक है। आगे समझते हैं। The data in the database at a particular moment in a time is called a database state या snapshot। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेटाबेस स्टेट और डेटाबेस स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, इट्स लाइक स्नैप। आप इसको स्नैप से याद रखें। आप में से किसी ने कभी ना कभी स्नैप के बारे में सुना होगा, स्नैप चलाया होगा। तो स्नैप का नाम स्नैपचैट क्यों पड़ा, क्योंकि हम एक स्नैप लेते हैं, एक उस मोमेंट को हम कैद करते हैं। ठीक है। एक टाइम पे, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट उसका, इसीलिए वो स्नैपशॉट बोला गया। ठीक है। इट इज अ करंट सेट, जो करंट में हो रहा है, ऑफ अकरेंस और इंस्टेंस इन द डेटाबेस। वही चीज कि जो हम क्या बोल रहे हैं कि करंट में अकरेंस हो रहा है रियल में। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्कीमा डायग्राम की, तो किस टाइप से हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट है, उसका नेम, उसका स्टूडेंट नेम, क्लास उसकी, है ना, मेजर मैनर जो हमने ऊपर पढ़े थे, कोर्स, उसका कोर्स नेम, क्रेडिट आवर्स एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें सेम है। आगे देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, थ्री थ्री स्कीमाज आर्किटेक्चर एंड डेटा इंडिपेंडेंस, इसके अंदर हम कुछ अलग अलग टाइप की आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। थ्री स्कीमाज आर्किटेक्चर में हम देखते हैं, जो जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है वो थोड़ा फिजिकल डेटाबेस से अलग होता है। फर्स्ट होता है इंटरनल लेवल, इंटरनल स्कीमा। इंटरनल लेवल के अंदर इंटरनल स्कीमाज होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर को, हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, है ना। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ डेटा स्टोरेज और उसके एक्सेस पाथ को शो करता है, मैंने आपको समझा दिया। ये फिजिकल, देखो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। इस फिजिकल में आई आ रहा है तो हम आई से इसको इंटरनल लेवल याद रख सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को रखता है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि वूल डेटाबेस फॉर कम्युनिटी ऑफ यूजर, यूजर के लिए होता है। ये डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास किस टाइप की एंटिटीज है, डेटाबेस है, रिलेशनशिप है, यूजर ऑपरेशन से, कंस्ट्रेंट से, है ना। ये पूरा किस लेवल पे, ये किससे कनेक्टेड होता है, ये वाला जो स्कीमा है, ये जो लेवल है, ये हमारा टोटली यूजर से कनेक्टेड होता है। ठीक है। यूजर से, है ना। और इसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इज ऑफन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डायग्राम इन हाई लेवल डेटा मॉडल। देखो क्या बोल रहा है कि ये किससे रिलेटेड होता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन से रिलेटेड होता है ना। हाई लेवल डेटा मॉडल हम इसको कहते हैं। हाई लेवल, अच्छा हाई लेवल और लो लेवल क्यों बोल रहे हैं, एक चीज ध्यान रखो। देखो फिजिकल लेवल हम इसको लो लेवल बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये नीचे की साइड होता है, तो आप इसको बस ऐसे याद रख लेना कि लो लेवल, है ना। फिजिकल लेवल जो होता है वो लो लेवल होता है, और कॉन्सेप्चुअल लेवल जो होता है वो यूजर के पास होता है, इसीलिए हम इसको हाई लेवल बोलते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल व्यू, एक्सटर्नल या व्यू लेवल क्या होता है, एक्सटर्नल स्कीमास यूजर व्यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला, है ना। ठीक है। एक्सटर्नल डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट इज अ पर्टिकुलर यूजर ग्रुप इज इंटरेस्टेड एंड हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस। यानी कि जो हमारा जो एक्सटर्नल व्यूज है उससे बाकी ये दोनों जो कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल लेयर है ये हाइड रहेंगे, है ना, इसको याद रखना। और हम कह सकते हैं अन इंटरनल स्कीमा
डिजाइन इज हाई लेवल, यानी कि अगर मैं बात करूं सबसे ऊपर कौन रहेगा, ये, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल लेवल, उसके बाद इंटरनल लेवल। ठीक है, देखो ये दिखा रहा है, जैसे एंड यूजर है हमारे पास, एक्सटर्नल व्यू, एक्सटर्नल व्यू। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल यहाँ पर है, मैंने आपको बताया, फिर एक कॉन्सेप्चुअल व्यू और उसके बाद है इंटरनल व्यू। इंटरनल व्यू मतलब फिजिकल, ये फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना, ये फिजिकल लेवल पे बात कर दिया, ये इंटरनल लेवल पे बात करेंगे, और यहाँ पर यूजर के लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल स्कीमा, इसको फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल और मैपिंग, एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल मैप करेंगे, यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल को मैप करेंगे, है ना। ठीक, तो ये सारी चीजें। सो हम बात कर रहे थे 3 लेवल स्कीमास आस्की की। तो 3 लेवल आस्की आर्किटेक्चर हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन डेटाबेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। आस्की, है ना, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। अगर हम बोले कि मोस्ट डीबीएमएस दैट सपोर्ट ए यूजर कॉन्सेप्चुअल लेवल इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस लाइक ओरेकल, है ना, रिलेशनल डेटाबेस किस टाइप का हो सकता है, हम कह सकते हैं, और ओरेकल वाला जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बेस होता है। आगे समझते हैं, यूनिवर्सल डेटाबेस यूडीबी, है ना। 3 स्कीमास इज ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एक्चुअली एग्जिस्ट इन द फिजिकल लेवल। 3 स्कीमास जो आर्किटेक्चर होता है वो उसी फिजिकल लेवल को ही डिस्क्राइब करता है। आगे समझते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट बिटवीन द लेवल्स इज कॉल्ड अ मैपिंग, है ना। हमने ऊपर देखा कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल से फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं तो इन दोनों की हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल मैपिंग कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे हमने दोनों लेवल पे मैपिंग पढ़ी है। ठीक है, तो मैपिंग में भी टाइम कंज्यूमिंग, है ना, मैपिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है, और दे आर मीन टू सपोर्ट स्मॉल डेटाबेस, है ना। ये किसको सपोर्ट करती है, एक छोटे से डेटाबेस को सपोर्ट करती है। डू नॉट सपोर्ट एक्सटर्नल व्यूज, क्योंकि हम यहाँ पे हमने बोला है कि 3 स्कीमास आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा किस पे बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल, सॉरी, फिजिकल लेवल पे, है ना। आगे देखते हैं, certain amount of mapping is necessary to transform request between conceptual and internal level। कुछ मैपिंग जो है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मैपिंग जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमको कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल पे मैपिंग भी करनी पड़ती है। ठीक, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस इज लाइक डेटा एक दूसरे पे डिपेंड ना हो। सबसे पहली बात कि हम जानते हैं कि अगर हमारा डेटा जितना इंडिपेंडेंट होगा उतना अच्छा होगा। मान लो कि मैंने एक डेटा है, मेरा एक डेटा है और ये डेटा दूसरे डेटा पे डिपेंड है। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें कोई चेंज करे तो अपने आप एक वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा डिपेंडेंस, ये इसमें कुछ चेंज करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा। तो दैट्स वाई कि वी शुड के डेटा हमेशा अपना इंडिपेंडेंस रहे। ठीक है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो द कैपेसिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीम विदाउट हैविंग टू चेंज एक्सटर्नल स्कीमास और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि वह कैपेसिटी क्या जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमास को चेंज करते, है ना, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को चेंज करे बिना उसके एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट कि जो लॉजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे बदल सकता है पर उसके एक्सटर्नल व्यू को नहीं बदलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं जैसे एक्सटर्नल व्यू है यहाँ पर, ठीक है, और फिजिकल व्यू है, तो वो सिर्फ इस लेवल पे चेंज करेगा, तो उससे ना हमारा ये इस पे प्रभाव पड़ेगा कोई, और ना ही इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, चेंजेस टू कंस्ट्रेंट कैन बी अप्लाइड टू कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग द एक्सटर्नल स्कीमास और एप्लीकेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा। अब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, इंटरनल स्कीमा पे चेंज करना बिना कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को अफेक्ट करे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर हमारे पास है एक एक्सटर्नल व्यू, है ना, एक एक्सटर्नल व्यू है, एक हमारा है कॉन्सेप्चुअल व्यू, एक है हमारा फिजिकल व्यू। ठीक है, 3 टाइप के। तो अगर हम लॉजिकल लेवल की बात करें तो वो इस पे करेगा, लॉजिकल लेवल में चेंजेस कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, लेकिन न इसको अफेक्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, इसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो हमारा लॉजिकल लेवल है वो इन दोनों के मिड में होगा, तो यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ही हट जाएगा। अब मैं फिजिकल लेवल की बात करती हूँ, तो फिजिकल लेवल कहाँ इससे और इसके बीच में होगा। ठीक है, फिजिकल लेवल, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, तो वो इसमें चेंज करेगा बिना इसको अफेक्ट करे, है ना। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल अफेक्ट नहीं होगा। गॉट इट, बस यही समझाना चाह रहे थे। ठीक है, तो आगे समझते हैं, this schema architecture can make it easier to achieve true data independence both physical and logical, क्योंकि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर सिर्फ हमें यही शो करता है। 3 स्कीमा इसका मतलब क्यों, क्योंकि इसमें 3 लेवल की बात हो रही है,
बट वो अफेक्ट इसको करता है दोनों को, कौन से फिजिकल और लॉजिकल लेवल को। और आप जानते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल को ही हम लॉजिकल बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ फिजिकल आता है वहाँ इंटरनल स्कीमा की बात होती है, जहाँ लॉजिकल आता है वहाँ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की बात होती है, ठीक है। टू लेवल्स ऑफ मैपिंग क्रिएट एन ओवरहेड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी और प्रोग्राम लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन द डेटाबेस। जब हम ये करते हैं तो जब कंपाइलेशन होता है तो ये क्या करता है, एक प्रकार की इनसफिशिएंसी को अकर करता है ना, ओवरहेड पड़ सकता है, बर्डन हो सकता है, तो इसीलिए उसको इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। बट ठीक है, ये इजियर है ना, ठीक है। आगे देखते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज और उसके इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। तो डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आप जानते हैं, एक होती है डीडीएल है ना, एक होती है स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज, और एक और हम पढ़ेंगे व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो डीडीएल है वो नो स्ट्रिक्ट मतलब कोई स्ट्रिक्ट कुछ नहीं है इसमें, सेपरेशन ऑफ द लेवल मेंटेन वन लैंग्वेज, सिर्फ ये एक ही लैंग्वेज को मेंटेन करती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कीमास कंस्ट्रेंट एंड स्टोर द स्कीमास, सिर्फ उसका देखो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, हमारे डेटा को डेफिनेशन देती है ना, डेफिनेशन करती है। इसको हम क्लियरली आगे भी पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लेना। सो क्लियर सेपरेशन मतलब क्या, कि जो कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल की बात हो रही है, तो डीडीएल जो है स्पेसिफाई द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ओनली। ये किसको, अगर हम डीडीएल की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे ही वर्क करती है, सिर्फ ओनली, है ना। अनदर लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ स्टोरेज डेफिनेशन की, तो आपको इसके नाम से स्पष्ट है कि अगर ये स्टोरेज स्टोर्ड करती है तो ये किसके लेवल पे बात करती है, इंटरनल स्कीमा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा इंटरनल स्कीमा कौन से लेवल पे बात करता है, फिजिकल लेवल पे, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं या तो वो वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस को यूज करेगी। आज के टाइम पे हमारे पास स्टोरेज डेफिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज आती है व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज। आप जानते हैं अगर व्यू की बात करते हैं तो हमेशा व्यू टॉप पर आता है, दैट इज यूजर व्यू, है ना। यूजर व्यू एंड देयर मैपिंग्स टू कॉन्सेप्चुअल लेवल, डीडीएल इज यूज्ड टू डिफाइन बोथ कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल स्कीमास। वैसे तो डीडीएल जो है वो दोनों डिफाइन करती है आज के टाइम पे, बट रिलेशनल डीबीएमएस एसक्यूएल इज यूज्ड, पहले के टाइम पे हम एसक्यूएल का यूज करते थे व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई। हमने 3 व्यू, हम बार बार सेम चीजें पढ़ रहे हैं, 3 व्यू है ना, एक्सटर्नल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू, और पढ़ रहे हैं फिजिकल व्यू, ठीक है। इसी को हम इंटरनल स्कीमा बोलते हैं, इसको हम इसको हम लॉजिकल स्कीमा कह सकते हैं, और इसको हम एक्सटर्नल स्कीमा कह सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, इसी को हम यूजर व्यू बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा यहीं पे हम क्या करते हैं, लॉजिकल व्यू बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, स्टोरेज व्यू बोल सकते हैं। तो ऐसी चीजें बस आपको सिंपली याद होनी चाहिए। इस लेवल पे, ई लेवल पे हम, यानी एक्सटर्नल लेवल पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज की, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम कौन सी उसकी बात कर रहे थे, ये फर्स्ट वाली की, दैट कुड बी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और लास्ट वाले पे हम बात कर रहे हैं हमारी जो कौन सी है, स्टोरेज है ना, एसडीएल है ना, एसडीएल, ठीक है, स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो हम समझते हैं आगे, यहाँ पर है डेटाबेस आर कंपाइल्ड सम मीन्स ऑफ द मैनिपुलेटिंग डेटा। देखो एक बार डेटा कंपाइल्ड हो गया, अब हमने इन तीनों के लिए डेटा कंपाइल तो कर दिया, लेकिन अब डेटा को मैनिपुलेट करने की जरूरत है, तो उसके लिए हमारी एक और लैंग्वेज है, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये किसी लेवल पे काम नहीं करती है, ये क्या करती है, डेटा को रिट्राइव करती है, इंसर्शन करने का, डिलीशन करने का, मॉडिफिकेशन का काम करती है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लो कि आपने एक डेटा तैयार किया, आपने मान लो कि एक स्क्रिप्ट तैयार की, अब आपको किसी को समझाना है वो स्क्रिप्ट, लेकिन सामने वालों को आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप या फिर आप 3 लोग समझ लो कि 3 अलग अलग स्टेट के लोग हैं और उनको लैंग्वेज उनको आपको स्क्रिप्ट समझानी, आपने अपनी स्क्रिप्ट हिंदी में लिखी है और 3 अलग अलग स्टेट के लोग, उनको हिंदी नहीं आती है, ठीक है। अब उनको अपनी अपनी लैंग्वेज आती है या फिर आइदर वो इंग्लिश जानते हैं, तो आपको उनको तीनों को क्या करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए हर एक के लिए अपनी लैंग्वेज के लिए हम अपने उसको बुलाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे हर लेवल के अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि वो अपनी अपनी चीजों को समझ सके।
ठीक है। अब अगर डेटा को मॉडिफाई करना होगा तो उसके लिए मैं मैनिपुलेशन का काम करूंगी। मैनिपुलेशन मतलब होता है उसको, डेटा को ही आप चेंज कर रहे हो, है ना। तो दैट कुड बी हम रिट्राइव कर रहे हैं, इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ये सारा हम करते हैं, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की दो टाइप की होती है। हाई लेवल जिसको हम नॉन प्रोसीजरल बोलते हैं, और एक होती है लो लेवल जिसको हम प्रोसीजरल बोलते हैं। हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या बोलती है, क्या करती है डिफाइन, कि उसका खुद का ऑन स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स डेटा ऑपरेशन जो बताती है वो, ठीक है। और अगर प्रोसीजरल की बात करते हैं तो ये एम्बेडेड होती है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रोसीजरल DBML है वो एम्बेडेड होती है, किससे एम्बेडेड होती है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग से, ठीक है। DML टिपिकली क्या करती है, रिड्राइव करती है इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स या ऑब्जेक्ट से किसी डेटाबेस को, है ना, सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। अब लो लेवल DML इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड एट ए टाइम। आपको पता होना चाहिए कि जो लो लेवल DML है उसको हम रिकॉर्ड एट ए टाइम भी बोलते हैं ना, एक बार में एक, ठीक है। जैसे कि लो लेवल DML में कुछ कमांड्स है उसको समझ लेते हैं, याद रख लेते हैं, गेट यूनिक, गेट नेक्स्ट विथ पेरेंट। तो इस टाइप के गेट से रिलेटेड चीजें हम लो लेवल में यूज करते हैं। अब हाई लेवल DML जैसे कि SQL हो गया, स्पेसिफाई एंड रिट्राइव मेनी रिकॉर्ड, हम इसके अंदर कोई क्वेरी पूछते हैं, सेट एट अ टाइम, या इसको सेट ओरिएंटेड भी हम बोलते हैं। गॉट इट। आगे समझते हैं। हाई लेवल DML ऑफन स्पेसिफाई विच डेटा रिट्राइव। हाई लेवल बताता है कि कौन सा डेटा रिट्राइव करना है, उसको कोई मतलब नहीं कि कैसे डेटा रिट्राइव करना है, वो ये नहीं बताएगा हमें, हमको बस वो ये बताएगा कि कौन सा डेटा रिट्राइव करना है, ठीक है। जैसे कि हम इसीलिए हम इसको, इसकी लैंग्वेज को डिक्लेरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं ना, आपको पता होना चाहिए डिक्लेरेटिव लैंग्वेज के बारे में। अब जैसे कि हाई लेवल या लो लेवल आर एम्बेडेड इन द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लेवल, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड अ होस्ट लैंग्वेज। सो आपको पता होगा कि अगर हमने हाई लेवल और लो लेवल्स की बात करी, तो लो लेवल अगर इनसे एम्बेडेड होती हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग से, तो वो लैंग्वेज कैसी बन जाती है, होस्ट लैंग्वेज, है ना। या फिर हम इसको DML इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा सब लैंग्वेज भी बोलते हैं। हाई लेवल DMA is used to stand alone interactive manner is called a query language। जो DML है उसको हम वो क्या यूज करती है कि स्टैंड अलोन इंटरेक्टिव मैनर। आप जानते हैं कि देखो, जब भी हम क्वेरी SQL यूज करते हैं तो वहां पे एक हम नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर उसके, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, इसीलिए हम उसको क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। और DML जो होती है वो यूजर फ्रेंडली होती है। DBMS इंटरफेस के बारे में समझते हैं। मेनू बेस्ड इंटरफेरेंस, वेब क्लाइंट और ब्राउजिंग के बारे में समझते हैं। तो मेनू बेस्ड किस टाइप की चीजें एब्जॉर्ब करता है, इट्स लाइक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें मेन्यूज होते हैं। इसके अंदर वेब बेस्ड इंटरफेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं ब्राउजिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। फॉर्म बेस्ड इंटरफेस मतलब क्या, यहाँ पे कुछ फॉर्म होगा, है ना, फॉर्म फॉर हर एक यूजर के लिए। फॉर्म स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज का हम इसमें यूज करते हैं, हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं ना इसके। SQL के फॉर्म जैसे कि फॉर्म बेस्ड लैंग्वेज हम इसमें यूज करेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम क्या करेंगे, हमारा जो डायग्रामेटिकली शो करेगा, और मैनिपुलेटिंग डायग्राम को मैनिपुलेटिंग करेंगे, और इसके अंदर में एक पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि माउस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंटरफेस की बात करते हैं, तो जैसे कि एक्सेप्ट रिक्वेस्ट इंग्लिश, है ना, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज मतलब नॉर्मली इंग्लिश में एक्सेप्ट करता है, फिर उसको अदर लैंग्वेज में अंडरस्टैंड समझाता है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। रिसर्च एरिया इज लाइक कीवर्ड बेस्ड क्वेरिंग। देखो, रिसर्च एरिया में हम नेचुरल प्रोसेस लैंग्वेज की यूज करते हैं, दैट इज कीवर्ड बेस्ड क्वेरिंग, ठीक है। स्पीच इनपुट एंड आउटपुट में लिमिटेड यूज ऑफ स्पेसिफिकेशन। देखो, हम यहाँ पर स्पीच का यूज जो है वो लिमिटेड करेंगे इनपुट क्वेरी के लिए। मान लो कि मैंने थोड़ी सी चीजें बताई इनपुट के थ्रू, लेकिन हमको आउटपुट में बहुत ज्यादा मिल गया, है ना, क्योंकि हमको सिमिलर कन्वर्सेशन में उसमें नंबर भी मिल गए, स्पीच। जैसे आजकल आप जानते हो कि अगर हम थोड़ा सा लिखते हैं तो हमको ऑलरेडी वो प्री दे देते हैं कीवर्ड्स, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्पीच इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से लिए गए। इंटरफेस फॉर पैरामैग्नेटिक यूजर। पैरामेट्रिक यूजर क्या होते हैं, जैसे कि बैंक टेलर जो स्मॉल सेट ऑफ ऑपरेशन करते हैं, उनके बीच का जो इंटरफेस है वो परफॉर्म करते हैं रिपीटेडली, ठीक है।
इंटरफेस फॉर डीबीए। डीबीए आप जानते हैं प्रिविलेज कमांड्स यूज करता है। डीबीए मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑथराइजेशन पर्सन होता है। इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में अच्छे से बात करी है। द डेटाबेस सिस्टम की एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहली बात करेंगे डेटाबेस कंपोनेंट मॉड्यूल्स की। ठीक है, तो मॉड्यूल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? दैट इज 2 पार्ट्स, टॉप पार्ट और होता है लोअर पार्ट। टॉप पार्ट में हम यूजर की बात करेंगे, यूजर कैसे डेटाबेस के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा और उसका इंटरफेस कैसा होगा। ठीक है, और लोअर पार्ट में हम बात करते हैं इंटरनल ऑफ डेटाबेस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है प्राइमरी डिस्क को और रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करता है ना। और डीबीएमएस की अपनी एक बफरिंग मैनेजमेंट होती है। ठीक है, क्या होती है? डीबीएमएस की अपनी ऑन बफरिंग मैनेजमेंट होती है क्योंकि वो बफर को मैनेज करता है। अब बात करते हैं हाई लेवल स्टोर्ड डेटा मैनेजर। जो हायर लेवल पे जो स्टोर डेटा मैनेजर होता है वो डीबीएमएस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हमने पढ़ी। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखो एक डीबीएम का स्टाफ है जो हमने पढ़ा था ऊपर, जो डीडीएल स्टेटमेंट और प्रिविलेज कमांड को यूज करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये कहाँ से लेता है? सिस्टम कैटालॉग से। ठीक है, क्योंकि इसको तो ऑथेंटिकेशन मिल जाती है। अब प्रिविलेज कमांड जो होते हैं वो यहाँ से अपना डेटा लेंगे, लेकिन ये भी डीबीए स्टाफ है, लेकिन इनको वो ऑथेंटिसिटी प्राप्त नहीं होती है। कैजुअल यूजर की बात करते हैं तो कैजुअल यूजर कैसा होता है? इंटरेक्टिव क्वेरीज, क्वेरी कंपाइलर करता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करते हैं? प्रोग्राम देखते हैं, प्री कंपाइल रहता है, डीएमएल कंपाइलर्स रहता है, सो मेनी थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ से लेते हैं? स्टोर्ड डेटाबेस से, क्योंकि सारी चीजें हमारी इससे ही कनेक्ट होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डेटाबेस सिस्टम यूटिलिटीज क्या होती हैं? तो डेटाबेस यूटिलिटी में कुछ टॉपिक्स हैं जो हम समझते हैं। लोडिंग करना, मतलब हमारी जो एग्जाइटिंग फाइल है उनको लोड करता है। जैसे ऑलरेडी कोई फाइल पड़ी और मुझे उसको एक्सेस करना है तो उसको लोडिंग करने का काम करेगा। बैकअप यानी बैकअप कॉपी रखता है किसी डेटाबेस को, है ना। आगे डेटाबेस स्टोरेज को रीऑर्गेनाइज करना और उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना, तो ये सारे काम उसके अपने हो जाएंगे। टूल्स और एप्लीकेशंस, एनवायरनमेंट्स एंड कम्युनिकेशंस फैसिलिटी को देखते हैं तो किस टाइप की चीजें देखते हैं? यूजफुल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेंडेड डेटा डिक्शनरी। हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो टूल्स हैं ये किस टाइप की, हम अगर बात करूँ मैं कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करने के लिए हम डेटा डिक्शनरी या डेटा रिपोजिटरी सिस्टम का काम करता है। देखो, आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डेटा डिक्शनरी और व्हाट इज डेटा रिपोजिटरी। सो इट कुड बी अ टूल, है ना। वी कैन से दैट कि इट इज अ टूल लाइक वी यूजफुल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसको एक्सपैंड करने के लिए डेटा डिक्शनरी का यूज करते हैं, जो स्टोरिंग कैटालॉग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीमास एंड कंस्ट्रेंट्स, जो क्या करती है? डेटा कैटालॉग इंफॉर्मेशन को रखती है और कह सकते हैं कि अबाउट द स्कीमास एंड कंस्ट्रेंट को रखती हैं। द डेटा डिक्शनरी स्टोर अदर इंफॉर्मेशन। डेटा डिक्शनरी ऑल्सो क्या स्टोर करती है? जैसे कि डिजाइन डिसीजंस, है ना। और क्या बोल सकते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, यूजर की इंफॉर्मेशन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि डेटा डिक्शनरी अपने आप में, देखो डिक्शनरी तो हम नॉर्मली हमारी जो होती है, लेकिन वो डेटा डिक्शनरी या डेटा रिपोजिटरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो डेटा की बारे में जानकारी रख रहे हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप, अगर जो इन्फॉर्मेशन रखता है इस टाइप की, हम इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। द इंफॉर्मेशन कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय यूजर डीबीए व्हेन नीडेड। डीबीए मतलब क्या? डेटाबेस ऑर्थर वो डेटाबेस हमने पढ़ा था ऊपर, है ना, जो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, डेटाबेस ऑथराइजेशन। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सच एज पावर बिल्डर साइबेस और जे बिल्डर बॉरलैंड हैव बीन क्वाइट पॉपुलर। एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी कि इसके अंदर कौन कौन से पावर बिल्डर कह सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आजकल पॉपुलर है, तो हमें पता होना चाहिए। ये जीयूआई डेवलपमेंट पे बात करते हैं। हमने इसमें बहुत सारी चीजें देखी। इट्स लाइक क्वेरिंग, अपडेटिंग करना एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बात कर रहे थे हम। सबसे पहला हमारा था, है ना, जो कि 2 टाइप के लेवल पे बात कर रहे थे। तो हम या तो सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होगा, सिर्फ एक जगह रहेगा, या फिर क्लाइंट सर्वर रहे। तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस
सबसे पहले समझते हैं, तो ऑल प्रोसेसिंग वर्क परफॉर्म्ड रिमोटली ऑन अ वन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अगर सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर एक कंप्यूटर पे हमारा सारा डेटा है। आप जानते हो कि जैसे आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो और अगर आप मतलब कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हो, तो अगर आपने वहाँ पे अपना डेटा डाला है, लाइक हमने कोई पिक्चर पोस्ट करी है, तो वो आपके मेन सर्वर पे सेंट्रलाइज्ड होगी। अगर यहाँ से डेटा लीक हो गया तो आप सभी के डेटा को खतरा हो सकता है। ठीक है, ओनली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स वर सेंड फ्रॉम द कंप्यूटर टू डिस्प्ले टर्मिनल। हमको सिर्फ टर्मिनल दिखाया जाता है, हमको सिर्फ डिस्प्ले किया जाता है कि हमारा डेटा है हमारे पास, लेकिन एक्चुअली में हमारा डेटा कभी हमारे पास होता ही नहीं। ठीक है, सेंट्रल कंप्यूटर बाय वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू हम इसमें बात करते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं जो हमें हमारा डेटा दिखाते हैं। Database itself was its a centralized DBMS in which all DBMS functionalities, application program execution, user interface processing। तो DBMS का अपना एक सेंट्रलाइज्ड होता है DBMS, और उसके अंदर उसकी कुछ फंक्शनलिटीज, उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसका यूजर इंटरफेस, ये सारी चीजें होती है। तो हमने समझा अभी तक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर को। अब हम बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? जो डील करता है विथ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स को विथ लार्ज नंबर ऑफ पीसीज, है ना, बहुत सारे पीसी, वर्क स्टेशन, फाइल सर्वर्स, प्रिंटर्स, इन सबको एक साथ मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिजिकल सेंट्रलाइजेशन डेटा कैसे हो सकता है? मैंने आपको जैसे कि सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर हार्डवेयर या फर्मवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इनके बीच में काम करता है। हमको एपीआई प्रोग्राम्स के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू, टेक्स्ट एडिटर के थ्रू, है ना, डीबीएमएस यहाँ पे कंपाइलर्स, तो ये सारी चीजें वर्क करती हैं, ये सारी चीजें दिखाती है। टर्मिनल्स पे हमें खाली शो हो रहा है, लेकिन हमारा डेटा कहाँ पर है? एक्चुअल में तो हमारा टर्मिनल यही है ना, जो टर्मिनल कंट्रोल कर रहा है। ये डिस्प्ले और ये सब किससे कनेक्ट है? एक नेटवर्क से कनेक्टेड। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे बेस सर्वर, वेब सर्वर, ईमेल, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक क्लाइंट जो होता है, इन दिस फ्रेम इज टिपिकली यूजर मशीन दैट प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस कैपेबिलिटी और लोकल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि क्लाइंट जो होता है वो एक प्रकार का यूजर मशीन होता है जो यूजर इंटरफेस कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सर्वर जो होता है वो क्या होता है? बहुत क्या रखता है? दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हमने ऊपर देखा, दोनों की सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट टू द क्लाइंट मशीन को, जैसे कि फाइल को एक्सेस करना, प्रिंटिंग करना, आर्काइविंग करना, या डेटा एक्सेस करना। जैसे हमने सर्वर देखा, तो सर्वर दोनों ही को मैनेज करता है, विच इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, टू मेन टाइप्स के हम कह सकते हैं कि जो हमारे टायर होते हैं, टू मेन टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर वर क्रिएट टू अंडरलाइन द। अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझना है तो हमें 2 टायर और 3 टायर को समझना पड़ेगा। 2 टायर और 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? तो लाइक डीबीएमएस, आरडीबीएमएस जो होता है वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है, और ये लॉजिक जो आरडीबीएमएस है वो लॉजिकली डिवाइड करता है बिटवीन क्लाइंट को और सर्वर को, है ना, क्योंकि जो क्वेरी ट्रांजेक्शन फंक्शनलिटी है वो एसक्यूएल की प्रोसेसिंग से रिलेट करती है। इस प्रकार की जो आर्किटेक्चर है जो सर्वर पे रहता है, ऑफन इज कॉल्ड अ क्वेरी सर्वर या ट्रांजेक्शन सर्वर, और जो इन्हीं को हैंडल करता है वो एसक्यूएल सर्वर कहलाता है ना, हम इसको एसक्यूएल सर्वर कहते हैं। क्योंकि जो, जैसे कि अगर मान लो कि मुझे अगर यहाँ से कुछ पूछना है, मुझे, है ना, इस सर्वर से कुछ लेना है, तो मेरे बीच में एक क्वेरी सर्वर होगा। कौन होगा? ये क्वेरी सर्वर या ट्रांजेक्शन सर्वर होगा। या तो मैं क्वेरी पूछूंगी या फिर अपना डेटा सेंड करूंगी, तो इन दोनों के लिए हमारे पास एक क्वेरी सर्वर होगा जो हमें डेटा एक्सेस करने की मतलब अनुमति देगा या फिर आंसर करेगा। ठीक, एक स्टैंडर्ड जो ओपन डीबीएमएस कनेक्टिविटी ओडीबीसी प्रोवाइड करता है हमें एपीआई, है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इन दोनों के आपको वो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या प्रोवाइड करता है? एपीआई प्रोवाइड करता है, विच अलाउ क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स टू कॉल द डीबीएमएस, जो हमें क्लाइंट साइड प्रोग्राम को अलाउ करने की मदद करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? डीबीएमएस को कॉल करता है। ऐसे बिलोंग बोथ क्लाइंट एंड सर्वर मशीन्स नेसेसरी टू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइंट और सर्वर मशीन्स दोनों को ही हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग language called JDBC is also defined.
allow to Java client program access one or more DBMS through standard interference। तो मैं कह सकती हूँ कि JDBC भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे समझते हैं, द आर्किटेक्चर डिस्क्राइब हियर called a two-tier architecture because software components are distributed over two system, clients और सर्वर। द एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, सिंप्लिसिटी और सीमलेस कंपेटिबिलिटी। तो जो आर्किटेक्चर है वो दो टाइप के टायर को क्यों डिफाइन करता है, क्योंकि वहां पर सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट जो होते हैं वो दो सिस्टम पे बात करते हैं। टू टायर मतलब क्या, टू टायर मतलब हम बोल रहे हैं एक हमारा टायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्लाइंट और एक हो जाएगा हमारा सर्वर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। 3 टायर और एन टायर आर्किटेक्चर जो है वेब एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं, है ना। 3 टायर लेयर्स आर्किटेक्चर एड एन इंटरमीडिएटेड लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर। अगर 3 टायर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएटेड लेयर को रखते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जैसे हमारा क्लाइंट है, ये डेटाबेस का सर्वर है, और इसके बीच में हमारा एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर है। तो ये क्या है, हमारा 3 टायर हो गया। देखो, अगर हम किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो वो डेटाबेस से हमारा मतलब डेटा लेगा और जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करेगा या वेब इंटरफेस का यूज करेगा। वहीं अगर हम लेयर्स के थ्रू बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर हमें प्रेजेंट करेगी, बिजनेस लेयर हमें बिजनेस या लॉजिकल लेयर इंटरमीडिएशन का काम करेगी, और वो डेटाबेस सर्विस लेयर से डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो सेम हमने इसी सारी चीजें देखी कि मिडिल लेयर कैसे एप्लीकेशन लेयर का काम करती है और वेब सर्वर का काम करती है। तो ये सारी चीजें वही है, जैसे यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन, डेटा एक्सेस का काम कौन करता है, 3 टायर आर्किटेक्चर। प्रेजेंटेशन लेयर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है ना। बिजनेस लेयर जो है वो इंटरमीडिएट रूल का काम कर सकती है, मैंने आपको उसके थ्रू समझा दिया जो लिखा हुआ था, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन कैसे हो जाएंगे कि जो हम मेनी करेंट कमर्शियल डीबीएमएस इज द रिलेशनल डेटा मॉडल। आजकल का जो कमर्शियल डेटा मॉडल है वो कैसा है, रिलेशनल डेटा मॉडल को यूज करता है। ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल हैज इम्प्लीमेंट कमर्शियल सिस्टम बट नॉट हैड वाइड स्प्रेड यूज। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी उतना ही है लेकिन इतना तो उसका यूज नहीं है, ठीक है। मेनी लेगेसी एप्लीकेशन स्टिल रन ऑन द डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द हायरार्किकल और नेटवर्क। आज भी हायरार्किकल और नेटवर्क लेयर का यूज किया जाता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ रिलेशनल डेटा मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ हायरार्किकल डेटा मॉडल का याद रखना, आईएमएस, आईबीएम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशन बेस्ड का क्या हो जाएगा, डेटा मॉडल 3 टाइप के होते हैं, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट और हायरार्किकल। एक्सएमएल की बात करते हैं, एक्सटेंड मार्कअप लैंग्वेज में हम ट्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और इसी को हम नेटिव, अगर हम इसके अंदर कुछ बात करते हैं तो नेटिव एक्सएमएल डीबीएमएस को कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया अगर इसकी बात करते हैं तो नंबर ऑफ यूजर सपोर्टेड बाय सिंगल यूजर ओनली वन टाइम। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 2 टाइप की चीजें हो सकती है, सिंगल यूजर सिस्टम और मल्टी यूजर सिस्टम। नाम से स्पष्ट है कि अगर सिंगल यूजर है तो वो एक बार में एक ही यूजर यूज कर सकता है, और अगर मल्टी यूजर है तो वो मेजोरिटी डीबीएमएस की होती है, ठीक है। मेजोरिटी मतलब उसमें बहुत सारे मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है नंबर ऑफ साइट, जहां पर हम हमारे डेटा को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। वहां पे एक सिंगल कंप्यूटर पे हमारा पूरा डेटा रहता है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीडीबीएमएस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटाबेस अलग रहता है, एक्चुअल डेटाबेस अलग रहता है और वहीं से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, खाली डिस्प्ले होता है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं होमोजेनियस, जो सेम टाइप का डेटाबेस रखता है हर साइट पर, और एक होता है हिट्रोजेनियस, जो हर साइट पे अलग अलग डेटाबेस रखता है। और ये सब किसके थ्रू होता है, मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो हमारे डेटाबेस को रखता है, ठीक है। दिस लीड फेडरेटेड डीबीएमएस मल्टी डेटाबेस सिस्टम विच पार्टिसिपेटिंग डीबीएमएस लूजली कपल्ड एंड हैव अ डिग्री ऑफ लोकल ऑटोनॉमी। पूछा जा सकता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये सब मतलब अगर हम बात करें अलग अलग रखते हैं हमारा डेटा, तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको हम फेडरेटेड डेटा, फेड होना, डेटाबेस का फेड होना, समझ रहे हो। मतलब अगर हम बात करें कि हमारा जो डेटा है वो सही से दिखता नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसीलिए क्योंकि वो लूजली कपल्ड हो जाता है, वो अपने आप अपने जो कंपोनेंट्स है उनसे सही से कनेक्ट नहीं होता है, उसका जो डिग्री है वो लॉस्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या बोल रहे हैं हम,
इसके अंदर मतलब ये फेडरेटेड हो जाता है, तो ये फेडरेटेड डीबीएमएस को लीड करता है या फिर मल्टी डेटाबेस सिस्टम को लीड करता है, ठीक है। फोर्थ क्राइटेरिया हो जाएगा कॉस्ट। तो आप जानते हैं कि जितना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा वो, लाइक माई एसक्यूएल आजकल हम बहुत यूज करते हैं, पोस्टग्री एसक्यूएल आपको पता होना चाहिए, ये सपोर्ट करता है थर्ड पार्टी वेंडर्स को जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं किसके लिए, टाइप्स ऑफ एक्सेस पाथ के लिए। आजकल मैंने आपको बताया था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ओएलटीपी का यूज करते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ कंकरेंट ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करती है विदाउट इम्पोजिंग एक्सेस डिले। इट्स लाइक मैं कह सकती हूँ कि जैसे अगर हम फोन पे करते हैं तो एक साथ मल्टीपल लोग फोन पे चलाते हैं, तो किसी का डेटा मिसमैच क्यों नहीं होता, तो वहां पर हम ओएलटीपी यूज करते हैं, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल रिप्रेजेंट द डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ टेबल, है ना, मैंने आपको बताया था रिलेशनल डेटा मॉडल में हम टेबल्स का यूज करते हैं विच इज रो और कॉलम, है ना। ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल जिसको डिफाइन करती है ऑब्जेक्ट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके ऑपरेशंस को। सम स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर बिलोंग्स एज ए क्लास हिरारिकल्स या असाइक्लिक ग्रुप्स, जिसको हम मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशनल एक्सटेंडर रिलेशनल सिस्टम, जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल सिस्टम है उसको हम एक्सटेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंड रिलेशनल सिस्टम, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं और इसके बारे में आके डिस्कस करेंगे। एक्सएमएल मॉडल मतलब क्या, एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ वेब, है ना, जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंटिंग करते हैं प्रोटोटाइप को, नेटिव एक्सएमएल सिस्टम किसको यूज करता है, हिरारिकल ट्री स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, बट आप इस चीज का ध्यान रखें, आप पॉज कर लें अगर आपको प्रॉब्लम है तो, बट हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो इसके अंदर हम अब कुछ भी बाकी नहीं है, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन था, वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर कवर कर दी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट्स अगर आप 2x की स्पीड पे देखते हैं तो आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।